अर्ज किया है कि तुम लोग हो मेरी आन बान और शान, कि तुम लोग हो मेरी आन बान और शान, तो जल्दी से तैयार हो जाओ भरने के लिए ये उड़ान। तो बच्चों, आप सभी का स्वागत है, मेरे सारे के सारे ज्वालामुखी का स्वागत है हमारी आज की इस क्लास में, जहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हमारा ये चैप्टर अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं आज की क्लास में। नहीं, आज की क्लास और एक और क्लास हमें जरूर लगेगी इस चैप्टर को कंप्लीट करने में, और फिर हम लोग ये चैप्टर फाइनली कंप्लीट कर ही लेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। तो आज हम बहुत सारे नेशन स्टेट्स क्रिएट करेंगे, आप और मैं मिलकर क्रिएट करेंगे। तो यस, आई होप दैट यू गाइज आर वेरी मच एक्साइटेड फॉर टुडेज क्लास। तो जल्दी से आज, जैसे कि हमारा रीति रिवाज है, हमारी परंपरा है कि आप लोगों को फायर इमोजी और ज्वालामुखी इमोजी को हमारे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बना देना है, स्पैम कर देना है, ताकि आपका वो जो जोश है बच्चों, वो मैम तक, यहां तक पहुंच सके। तो यस, जल्दी से मेरे बच्चों क्लास में आ जाइए, फटाफट से क्लास को ज्वाइन कर लो और क्लास के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हम लोग द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के अंदर पढ़ने वाले हैं द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइम पीरियड देखा था 1830 से लेके 1848 तक। तो हमने देखा था कि बहुत जगह पर फिर से रेवोल्यूशंस आना चालू होती हैं। लिबरल नेशनलिस्ट जो थे, जो मिडिल क्लास के लोग थे, वही लोग रेवोल्यूशन लेकर आ रहे थे। फ्रांस के अंदर जुलाई रेवोल्यूशन होता है। उसके बाद हमने देखा किस तरीके से बेल्जियम भी यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से हटकर एक नेशन स्टेट बनता है। तो फ्रांस, बेल्जियम, उसके बाद ग्रीस को भी हमने इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बनाया था। ये तीनों चीजें हमने देखी थी। ग्रीस ने साइन करा था ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसके बाद ग्रीस भी एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बन गया था। और इसके बाद हम लोग आगे चले थे, हमने देखा था कि यूरोप के अंदर काफी खराब टाइम चल रहा था, लोगों के पास नौकरी नहीं थी, फूड जो है बहुत कम हो गया था, स्कार्सिटी हो गई थी। तो ना तो खाने के लिए है, ना पैसा है जेब में, बहुत ही अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है। और इस स्थिति के अंदर हम लोग देखते हैं कि फ्रांस में लोग सड़कों पर, पेरिस में उतर आते हैं, फ्रांस को फिर एक रिपब्लिक बनाया जाता है। और बच्चों, ये सब चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। अब हम इसी डिस्कशन के बाद आगे चलेंगे। हमने जितने नेशन स्टेट लास्ट क्लास में क्रिएट करे, अब हम और नेशन स्टेट बनाते चले जाएंगे, एक के बाद एक क्रांति लाते चले जाएंगे। तो यस, आई होप दैट यू गाइज आर रेडी फॉर द क्लास। यस बच्चों, चलिए ओके। तो यार एक और अर्ज कर देती हूं, है ना, मेरे मन में एक और शायरी आई है, कहीं मैं भूल जाऊं तो इससे पहले मैं अर्ज कर देती हूं। बहुत जोर से शायरी आ रही है मुझे। तो अर्ज किया है कि फोन को चार्ज करने के लिए चाहिए होता है अडेप्टर, फोन को चार्ज करने के लिए चाहिए होता है अडेप्टर, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर। तो वेरी फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन इस चैप्टर को इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि हमें कोई भी डाउट, कोई भी दुख, तकलीफ, शंका रह ही ना जाए। इतने अच्छे से पढ़ना है बच्चों कि आज की क्लास में हम जो पढ़े, हम लोग ये चीज लर्न करके क्लास से निकले। हमें अगर कोई पूछ ले, राह चलते भी कोई पूछ ले कि भाई जर्मनी कैसे बना था, इटली कैसे बना था, तो हम उस इंसान को वहीं पे पकड़ के उसको पूरा जर्मन यूनिफिकेशन, इटालियन यूनिफिकेशन सुना देंगे। कोई हमें रोक नहीं पाएगा, क्योंकि हम इतने अच्छे से चैप्टर पढ़ लेंगे, इतने अच्छे से चैप्टर को हम रिवाइज कर लेंगे। तो यस ओके। तो यार हमारी ना बहुत ही बच्चों अमेजिंग सी, आपको पता ही है मैम को क्या पसंद है, चल कॉफी पीवांगे लेकिन मन्ने तो चाय पसंद है। तो हमारी चाय भी आ गई है, ताकि हमें एनर्जाइज रखे ये चाय, और आप बच्चों को भी मेरे को एनर्जाइज रखना है, ठीक है। तो चलो यार, लेट्स स्टार्ट। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। मतलब इस चैप्टर के अंदर जो सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग, इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है, वो यही टॉपिक लगता है मुझे। फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। नोट्स जो है बच्चों आपको ऐप पे मिल ही जाएंगे, तो इसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई तकलीफ, दुख आपको होना नहीं चाहिए इस समय पर। ओके, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। यहां पर आएंगे मेकिंग ऑफ जर्मनी इटली की बात करने के लिए, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। साल था 1848, अभी भी हम 1848 पे ही अटके हैं, क्यों है ऐसा भाई? तो 1848 के अंदर हमारे जो लिबरल्स थे वो रेवोल्यूशन लेकर आने की कोशिश करेंगे। ये कोशिश कामयाब होगी या नाकाम होगी, ये अभी अभी हमें पता चल जाएगा। ध्यान से सुन लो, अब ध्यान से सुन लो मेरे बच्चों, देख लो इधर। यूरोप के पार्ट्स वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट। देखो, फ्रांस, ग्रीस, बेल्जियम आजाद हुए हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सभी लोग आजाद हो गए। अभी बहुत से यूरोप के ऐसे हिस्से थे जहां पर अभी भी आजाद देश एग्जिस्ट नहीं करते थे, जैसे कि जर्मनी, इटली,
पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, यहां अभी भी इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट नहीं था, नामो निशान ही नहीं था। तो बच्चों जाहिर सी बात है कि मेन एंड विमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लास, अब लिबरल मिडिल क्लास चुप कैसे बैठेगी, उसको कुछ ना कुछ तो करना है। तो आदमी, औरतें जो लिबरल मिडिल क्लास को बिलोंग कर रहे थे, अब उन्होंने बच्चों ये ठान लिया था कि जहां जहां नेशन स्टेट नहीं है वहां वहां नेशन स्टेट, चप्पा चप्पा जो यूरोप का होगा वहां पर हम लोग नेशन स्टेट बना के रहेंगे, कोई हमें हटा नहीं सकता, टस से मस नहीं करेगा, ठीक है, चप्पे चप्पे पर नेशन स्टेट बना देंगे। तो सारे आदमी, औरतें लिबरल मिडिल क्लास के तैयार हो गए थे। उन्होंने बच्चों अपनी डिमांड आगे रखी कि हमें तो संविधान चाहिए, हमें तो नेशनल यूनिफिकेशन चाहिए, देश को बनाना है, संविधान भी चाहिए जो कि राजा की पावर पे कंट्रोल लगाए, लगाम लगाए, क्योंकि ये राजा हद से आगे बढ़ गया है। ये राजा का जो मन कर रहा है राजा करता चला जा रहा है, करता चला जा रहा है, इसको रोकना बहुत जरूरी है। और डिमांड ये थी कि नेशन स्टेट बनेगा तो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स पे बनेगा, मतलब कि एक ऐसा देश हम लोग बनाएंगे जहां पे संविधान होगा, जहां पे हम लोगों के पास आजादी होगी कि हम जो बोलना चाहे, कहना चाहे वो हम कह सकें, क्योंकि अभी तक ये राजा हमारी आवाज को दबाता है, ये हमें सेंसर कर देता है। हम जो बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, ये हमें कहने ही नहीं देता, सेंसर करके रखता है। भाई हमें अपनी आवाज उठानी है, हमें फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहिए, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन चाहिए, हमें जहां इकट्ठा होना है होने दो, हमें अपने को व्यक्त करना है। ये सारे और पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल का मतलब है कि हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बनाएंगे जो पार्लियामेंट में बैठेंगे, जो हमारे लिए कानून बनाएंगे, संविधान होगा जो राजा की पावर को रोकेगा, राजा की शक्तियों को रोकेगा। इस तरीके से बच्चों लिबरल मिडिल क्लास ने तो ठान लिया है कि वो कुछ तो बड़ा करने वाले हैं, कुछ तो बहुत ही अमेजिंग करने वाले हैं। और जब कोई ठान लेता है ना बच्चों, तो जरूरी नहीं है कि उसकी वो चीज पूरी हो जाए। आपको क्या लगा था मैं बोलूंगी कि जब कोई ठान लेता है तो करके रहता है, करके तो ये भी रहेंगे लेकिन थोड़ा फेल हो जाएंगे। चलो देखते हैं कैसे। जर्मन रीजन, अब आप लोग मुझे बताएंगे कि वो कौन सा एम्पायर था, वो कौन सा राज्य था जहां पे जर्मन क्षेत्र थे, जहां जर्मन भाषा बोलने वाले लोग रहा करते थे। मुझे बस वो एम्पायर का नाम बता दो मेरे बच्चों, क्या था वो एम्पायर, क्या था वो एम्पायर, कौन सा एम्पायर था वो? ऑटोमैन? ऑटोमैन नहीं बच्चों, वो ग्रीस था जो ऑटोमैन एम्पायर का हिस्सा था। जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स जो थे, जो जर्मन स्पीकिंग क्षेत्र थे, वो आते थे हमारे प्रूशियन एम्पायर के अंडर। प्रूशियन एम्पायर, इस एम्पायर में हमारे जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स मौजूद थे। और यहां पर एक सेकंड एसी हमको चलाना पड़ेगा, बहुत ही गर्मी हो गई। ज्वालामुखी है ना, हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। आप लोग सोचेंगे मैम आपको गर्मी कैसे लग सकती है इतनी, लेकिन बिकॉज वी आर ज्वालामुखीज, बहुत गर्मी लगती है। ठीक है, प्रूशियन एम्पायर के हिस्सा थे हमारे जर्मन भाषा बोलने वाले लोग। ये लोग सारे फ्रैंकफर्ट, एक सिटी थी, वहां मिलते हैं। क्यों मिले ये, है ना, चाय पीने के लिए नहीं, फ्रैंकफर्ट के अंदर मिलते हैं। और ये लोग डिसाइड करते हैं, ये निर्णय लेते हैं कि हम लोग एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाने वाले हैं। मतलब बच्चों ये जितनी जनता इकट्ठा हुई थी फ्रैंकफर्ट में, ये जनता डिसाइड करती है कि हम लोग अपने खुद के प्रतिनिधि, खुद के रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे और हम अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाएंगे। तो ये जनता करती क्या है, 18 में 1848 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनती है चर्च ऑफ सेंट पॉल में। तो चर्च था, चर्च के अंदर ये सारे लोग इकट्ठा हुए थे, देखो इस तरीके से इकट्ठा हो गए थे। और यहां पर कौन सी जगह थी, फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट के अंदर चर्च ऑफ सेंट पॉल में ये सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। इन्होंने अपनी ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाने का निर्णय ले लिया था और 831 रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने प्रतिनिधियों को भी चुन लिया था। तो फिर देरी किस बात की है, बना दो देश। लेकिन इन्होंने बच्चों एक और चीज करी, इन्होंने एक अपना संविधान भी ड्राफ्ट करके रख लिया, कॉन्स्टिट्यूशन भी बना लिया कि अब जर्मन नेशन बनेगा, कंट्री बनेगी हमारी, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स भी आ गए, संविधान भी हमने बना दिया है। अब बस एक चीज करनी बाकी थी, वो था कि प्रूशिया के राजा से अप्रूवल लेना बाकी था कि राजा अप्रूव कर दे तो हमारी कंट्री नेशन स्टेट बन जाएगा। लेकिन 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 इतनी आसानी से कैसे,
हम लोग देखते हैं बच्चों, यहां पर जर्मन नेशन का जो सपना था, जो इन्होंने सजाया था, जहां पे ये सोच रहे थे कि मोनार्क तो रहेगा, राजा तो रहेंगे, लेकिन राजा की पावर पे हम लोग पाबंदी लगाएंगे हमारे पार्लियामेंट के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, वो सपना सपना ही रह जाता है। क्यों? क्योंकि जब प्रूशिया के राजा फ्रेडरिक विल्हेल्म IV, उस समय पे प्रूशिया के राजा कौन थे? फ्रेडरिक विल्हेल्म IV, जब वो इस जगह पर आते हैं और वो देखते हैं कि इतनी भीड़ लगी है, ये सारे लोग तो मेरी पावर को रोकना चाहते हैं, तो राजा यहां पर देखो क्या करते हैं, वो ना बाकी राजा जो आजू बाजू के राजा थे उनका सपोर्ट लेते हैं और ये सारे राजा मिलकर इस नेशनल असेंबली के खिलाफ जाते हैं। ये सारे राजा लोग इस इलेक्टेड असेंबली के खिलाफ जाते हैं और अंत में सेना को बुला लेते हैं कि सारे लोगों को घर भेजो अपने, ये क्या तमाशा चल रहा है, सभी लोगों को अपने घर भेज दो। और बच्चों, ये जो कोशिश करी गई थी हमारे लिबरल्स द्वारा देश को लिबरेट करने की, आजाद करने की, वो कोशिश हो जाती है नाकाम। टाइफिस, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं कि अंत में ट्रूप्स, जो सेना है, सेना को बुलाया जाता है और अंत में ये जो नेशनल असेंबली होती है उसको घर भेज दिया जाता है। अरे घर जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई नेशन स्टेट नहीं बनने वाला, मेरी पावर पे तुम रोक लगाओगे भाई, इतने बड़े हो गए तुम, बच्चा है तू मेरा। इस तरीके से फ्रेडरिक विल्हेल्म IV ने बोला कि बेटा बच्चे हो तुम लोग, चलो घर जाओ अपने, ठीक है, मेरी पावर पे तुम रोक नहीं लगा पाओगे। और इस कोशिश को बिल्कुल नाकाम कर दिया गया बच्चों। अब क्या कभी जर्मनी बनेगा ही नहीं क्या? चलिए देखते हैं आगे देखते हैं होता क्या है। यहां पर एक और दिक्कत थी कि महिलाओं को पॉलिटिकल राइट्स देने का एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक था। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जब चर्च ऑफ सेंट पॉल में हो रही थी तो महिलाएं जो थी बच्चों, उनको सिर्फ ऑब्जर्वर की तरह बुलाया गया था, वो सिर्फ विजिटर्स की तरह खड़ी थी, उनका कोई रोल नहीं था। तो महिलाएं बस देख रही हैं, उनको जो है राजनीतिक अधिकार अभी तक दिए नहीं गए हैं जो आदमियों को दिए गए थे, वोट देने के, ठीक है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के, ये अधिकार अभी भी महिलाओं को दिया नहीं गया था। तो जब महिलाएं आई थी चर्च ऑफ सेंट पॉल में, तो वो सिर्फ ऑब्जर्वर्स की तरह खड़ी थी, वो सिर्फ देख रही थी कि क्या तमाशा चल रहा है। दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग, दे वर नॉट द एक्टिव सिटीजंस एट दैट टाइम, ठीक है। तो वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रही थी, दे वर नॉट लिटरली डूइंग एनीथिंग, उनको अभी तक अधिकार यहां पे दिए नहीं गए थे, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या देखा है मेरे बच्चों, यहां पर हमने क्या देखा, क्या हुआ यहां पर, उज्जू मैम ने क्या बताया आपको, समझ में आया आपको? हमने क्या देखा मेरे बच्चों? हमने ये देखा कि ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की कोशिश करी गई थी, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर जो कोशिश करी गई थी जर्मनी को यूनिफाई करने की, जर्मनी को एक नेशन स्टेट का दर्जा देने की, ये कोशिश बिल्कुल 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 नाकाम हो जाती है। हम लोग देखते हैं ये कोशिश बिल्कुल फ्लॉप हो जाती है। और यहां पर जब फ्रेडरिक विल्हेल्म IV जो प्रूशिया के राजा थे वो घुसे थे, तो उन्होंने मना कर दिया, बाकी राजाओं का साथ दिया और मना कर दिया कि अपने घर लौटो सब लोग, मैं इस चीज को मानता ही नहीं हूं। तो इट वॉज अ टोटल फ्लॉप, टोटल फ्लॉप। तो फिर अब होगा क्या? अब होने क्या वाला है? अब कुछ बहुत तगड़ा होने वाला है। लेट्स सी क्या होने वाला है बच्चों। यहां पर हम देखते हैं कि ये जो लिबरल इनिशिएटिव था, ये जो लिबरल्स ने दायित्व उठाया था कि हम ना जर्मनी को एक नेशन स्टेट बना के रहेंगे, इस कोशिश को नाकाम कर दिया गया राजा द्वारा। मोनार्की जो थी, यानी कि जो किंग थे, किंग द्वारा, उसी के साथ किंग का साथ किंग की सेना ने दिया था, मिलिट्री ने दिया था, और उसी के साथ प्रूशिया के अंदर उस टाइम पे जो लैंड ओनर्स थे, जिनके पास बड़ी बड़ी जमीनें थी, ये जो लैंड ओनर्स थे, जो जमींदार थे, जिनको जंकर्स बुलाया करते थे, हमारे यहां पे इनको जमींदार बोलते हैं ना लैंड ओनर्स को, वैसे ही प्रूशिया में इनका नाम था जंकर्स, ठीक है। तो जंकर्स, मोनार्की, मिलिट्री, इन तीनों ही ने मिलकर ये लिबरल इनिशिएटिव को बिल्कुल सप्रेस कर दिया, बिल्कुल दबा दिया, और जर्मनी यूनिफाई नहीं हो पाया, जर्मन एक नेशन स्टेट नहीं बन पाया। तो बच्चों, इतनी जल्दी हार नहीं माननी है। आपने वो लाइन तो सुनी होगी कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो यहां पर भी कोशिश आप करते रहोगे तो हार कभी भी नहीं होगी। लेकिन अब नेशन स्टेट बनाने की जिम्मेदारी, जो कि अभी तक लिबरल्स अपने कंधों पे उठा रहे थे, अब वो जिम्मेदारी उठा ली है यहां के राजा ने। तो अब एक दूसरे राजा जो प्रूशिया के आते हैं, जिनका नाम है, क्या नाम है?
केसर विलियम वन, तो बोलो जुबा, ठीक है। केसर विलियम वन जो है बच्चों, केसर विलियम वन जो यहाँ के लीडर है प्रूशिया के, अब जो नए राजा हैं, इससे पहले कौन थे, फ्रेडरिक विल्हेल्म फोर, उन्होंने तो मना कर दिया था कि भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन अब केसर विलियम वन जब आते हैं, वो खुद से ये दायित्व उठाते हैं, खुद से ये जिम्मा उठाते हैं कि मैं जो है ना जर्मनी को यूनिफाई करके रहूंगा। अब बच्चों ये जिम्मा तो उठाते हैं, लेकिन ये जिम्मा देते हैं अपने चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क को। बिस्मार्क कौन होते हैं, राजा के चीफ मिनिस्टर होते हैं, और राजा खुद से तो काम नहीं करेंगे, तो राजा की जिम्मेदारी ऑटो वॉन बिस्मार्क को देते हैं। बिस्मार्क यहां पर जो जर्मनी बोल रही हूं, अभी बना नहीं है, प्रूशिया की जो आर्मी थी, आर्मी की हेल्प लेते हैं, और जो नौकरशाही थी यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी थी, जो ऑफिसर्स थे, उनकी मदद लेते हैं और लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। किस किस से लड़ते हैं हम लोग देखते हैं, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से लड़ाई चलती है ओवर 7 ईयर्स, 7 साल तक 3 लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, और इन 3 लड़ाइयों के बाद फाइनली जाकर हमारा जर्मनी एक नेशन स्टेट बनता है। अब आप लोग सोचेंगे कि मैम एक समय पे प्रूशिया के राजा ने ही मना करा, और अब जो नए राजा है उन्होंने नेशन स्टेट क्यों क्रिएट करवाया? इसके पीछे क्या कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक है क्या इसके पीछे? हाँ जी, कोई लॉजिक है क्या इसके पीछे मेरे बच्चों? कोई लॉजिक है? क्या लॉजिक है? स्लोली नहीं, अभी रिपीट करूंगी, टेंशन मत लेना, ठीक है। मेरे को पता है कि बच्चों मैं आपको थोड़ा सा तेज पढ़ा रही हूं, क्योंकि आज हमें थोड़ा बड़ा टॉपिक कंप्लीट करना है, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि राजा ने क्यों, अभी मैं पूरा रिपीट करूंगी, डोंट वरी एट ऑल। उज्जू मैम जब तक है, देयर इज नो नीड टू वरी, नो फियर व्हेन उज्जू मैम इज हियर। हाँ जी, तो यहां पे बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है बच्चों। ये जो राजा थे, इन्होंने अपना दिमाग जरूरत से ज्यादा लगा लिया। केसर विलियम वन के दिमाग में आता है कि यार एक ना कंटिन्यूअस साइकिल है जो चलता जा रहा है। पता है वो साइकिल क्या है? रेवोल्यूशन और रिप्रेशन। ये कंटिन्यूअस चीज है जो चलती जा रही है। मतलब लोग रेवोल्यूशन लाने की बात करते हैं, फिर जो राजा है वो उस कोशिश को दबाते हैं, फिर से लोग रेवोल्यूशन लाने की बात करते हैं, फिर दबाते हैं हम उस कोशिश को, फिर रेवोल्यूशन, फिर रिप्रेशन, बार बार लूप में एक ही चीज चलती जा रही है। इस साइकिल को खत्म अगर करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, लोगों की कुछ तो डिमांड्स माननी पड़ेंगी। लेकिन राजा ने अपना दिमाग लगाया। राजा ने सोचा कि अगर मैं जनता की डिमांड मानूंगा और अगर मैं नेशन स्टेट बना दूंगा जर्मनी को, तो कल को जर्मनी का भी तो राजा मुझे ही बनाएगी ना जनता, क्योंकि मैंने जनता को उनका देश बना के दिया है, तो जर्मनी का राजा भी तो मैं ही बनूंगा। तो फिर क्या है ना, तो राजा ने दिमाग लगाया और राजा ने सोचा कि लोगों की डिमांड भी पूरी हो जाएगी, मेरा जो सपना है वो भी पूरा हो जाएगा, मैं अभी प्रूशिया का राजा हूं, फिर मैं जर्मनी का राजा बन जाऊंगा, तो दिक्कत क्या है? तो यहां पे इसीलिए बच्चों जो हमारी आर्मी है, उसी ने ही, आर्मी ने और जो किंग है उन्होंने ही यहां पर नेशनल यूनिफिकेशन का जो जिम्मा है अपने कंधों पे उठाया और जर्मन यूनिफिकेशन को कंप्लीट कराया। है कि नहीं? बात बहुत गजब है, बात बहुत सही है। तो जितने बच्चों को यहां पर एक ही बारी में बात समझ में आ गई है, एक बारी तो भाई वो ज्वालामुखी से एक बार तो कमेंट कर दें फायर इमोजी के साथ में, फिर मैं उन्हें पूरा रिपीट करवाऊंगी। चलो जल्दी बताओ। न्यू किंग ऑफ जर्मनी, हु इज द न्यू किंग ऑफ जर्मनी? इट इज वन एंड ओनली केसर विलियम वन। यस, कम ऑन, वेरी गुड, वेरी गुड। और जिन बच्चों को एक बारी में नहीं भी समझ में आया उनके लिए दोबारा रिपीट करूंगी। है कि नहीं बात? मुझे बच्चों कुछ आवाजें आ रही हैं दरवाजे के बाहर से, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो आया है, कोई तो आया है। ठीक है, तो यहां पर हमने अभी तक क्या देखा? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की कोशिश, कोई तो आ रहा है यार, कोई तो आ रहा है। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की कोशिश हुई, वो कोशिश हमारे लिबरल नेशनलिस्ट ने करी थी,
और उसके बाद लिबरल नेशनलिस्ट की जो कोशिश थी ये बिल्कुल फ्लॉप शो हो गया, क्योंकि फ्रेडरिक विल्हेल्म फोर्ड जब सभा में घुसे तो उन्होंने ये देखा कि भाई ये सब क्या तमाशा चल रहा है। उन्होंने बाकी मोनार्क्स का साथ दिया, उस कोशिश को सप्रेस कर दिया, आर्मी बुलाई, सब लोगों को घर वापस भेज दिया। तो इट वाज अ फ्लॉप शो। मोनार्की, मिलिट्री, लैंड ओनर्स विच वर द जंकर्स ऑफ प्रूशिया, इन तीनों ने इस पूरी कोशिश को सप्रेस कर दिया। लेकिन फिर एक जो नए राजा आते हैं जिनका नाम था केसर विलियम वन, वो खुद से जिम्मा उठाते हैं नेशनल यूनिफिकेशन का। वो ये जिम्मा सौंपते हैं अपने चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क को। ऑटो वॉन बिस्मार्क जर्मन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की मदद लेते हैं, लड़ाई करने निकलते हैं ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से। फाइनली जाकर जर्मन यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है। 3 लड़ाइयां लड़ी गई, 7 साल के दौरान जर्मन यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ और केसर विलियम वन का जो सपना था जर्मनी का राजा बनने का, वो सपना भी यहां पे पूरा हो जाता है और जर्मन यूनिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यार यहां पर देख लेते हैं। देखो, दिस वॉज द एंटायर थिंग। राजा को ये रियलाइज होता है कि रेवोल्यूशन रिप्रेशन की एक साइकिल चलती चली जा रही है। इस साइकिल को अगर हमें रोकना है तो वी हैव टू डू समथिंग, हमें इसको रोकना ही पड़ेगा, ऐसे तो चीजें नहीं चलेंगी, राइट? तो यही बात थी। चलो आ जाओ, यहां पे पूरी बात भी ना यही लिखी है। देखो एक बारी, ये अंकल कौन है भाई? ये अंकल को ढूंढ के निकालो कौन है ये। ओके, तो प्रूशिया ने बच्चों खुद ही जिम्मा संभाल लिया, लीडरशिप खुद से ले ली नेशनल यूनिफिकेशन की, यानी कि देश तो अब हम ही बनाएंगे, राजा ही बनाएंगे। अब जो चीफ मिनिस्टर थे ऑटो वॉन बिस्मार्क, उनको जो है जिम्मा दिया जाता है राजा द्वारा कि भाई तुम निकलो, तुम लड़ाई लड़ो और देश क्रिएट करो। ठीक है, दीज आर माय ऑर्डर्स। और ऑटो वॉन बिस्मार्क भी जो हुक्म मेरे आका करके निकल पड़ते हैं। ऑटो वॉन बिस्मार्क बच्चों जो चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम पे प्रूशिया के, वो यहां पर मदद लेते हैं आर्मी की। इनको आर्किटेक्ट बोला जाता है। तो जैसे आर्किटेक्ट घर बनाता है ना, वैसे ही हमारे ऑटो वॉन बिस्मार्क ने जर्मनी बनाई है, तभी ऑटो वॉन बिस्मार्क को आर्किटेक्ट बोला जाता है जर्मन यूनिफिकेशन का। इन्होंने प्रूशियन आर्मी ब्यूरोक्रेसी की मदद ली। जो मैंने आपको बातें बताई वही सेम लिखे हैं, ठीक है, वही सेम लिखे हैं। 3 लड़ाइयां 7 साल के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस के साथ लड़ी जाती हैं। अल्टीमेटली प्रूशिया जीत जाता है। जनवरी 1871 में प्रूशियन किंग विलियम वन को राजा बना दिया जाता है। कहां का राजा? पहले भी तो राजा ही थे, लेकिन अब जर्मनी के राजा बन गए। हम लोग देखते हैं कि जर्मन एम्परर बना दिया जाता है। इनको एक ऐसी सेरेमनी होती है, ठीक है, जहां इनको क्राउन वगैरह, ताज वगैरह पहनाया जाता है। कहां पर होती है ये सेरेमनी? ये सेरेमनी वर्सेल्स में होती है। वर्सेल में सेरेमनी होती है और वहां पर इनको जो है राजा बना दिया जाता है। तो यार मेरे को आवाज तो आ रही थी और यहाँ पे मुझे कुछ लोग भी दिख रहे हैं जिन्होंने मेरी क्लास में रेड मार दी है। नहीं, मैं तो एक्चुअली बच्चों को काम की बात बताना है। क्या सर, ऐसा क्या काम आ गया मेरी? उदय सर को फाइनली बचा लिया गया। क्या हुआ सर आपको? सर आप ठीक ठाक ही लग रहे हो। मैम मुझे मेरा हार्ट नहीं मिल रहा था, तो मैं पूछने गया था क्लास के बाद 80 भैया से कि दिल किस तरफ होता है, कहाँ होता है। उन्होंने ढूंढ दिया यहीं पे होता है। लेफ्ट साइड किस साइड है? अरे सब तुम्हारा तो दोनों तरफ है भाई। तुम बांटते फिर रहे हो ज्यादा। यार मैं तो देखो बेसिकली मैं इन्हें एक्चुअली काम की बात बताना आया था, ठीक है, कि मैं कल सैटरडे को ना इन लोगों के जितना भी अब तक पढ़ाया सबका रिवीजन करा रहा हूँ कल सैटरडे को शाम को 5 बजे। और बाकी यार एसएसटी मतलब और ऑब्वियसली मैं तो देखो काम में मेरा दिमाग हमेशा ही चलता रहता कहाँ काम कर लिया जाए। तो बाकी देखो उजाला मैम के साथ तो तुम्हारी एसएसटी का उजाला हो ही जाना है। तो उजाला है कि ज्वाला है? उजाला है ना। उज्जू मैम, ज्वालामुखी मैम, उज्ज्वला, उजाला, सर मेरे तो मैम सारे नाम हैं। मैम के भी 1 दर्जन तुम ये कहते हो। अरे मैम के 1 दर्जन नाम है, जितने पीडब्ल्यू के इस बार टॉपर्स हैं उतने ही 1 दर्जन नाम है मैम के। 12 टॉपर। चलो यार बाकी तो तुम भाई मस्त पढ़ ही रहे हैं भाई। इतना ज्यादा आग लग रही है क्लास में, क्या कह रहे हो पैसा? इस रूम में तभी इतनी गर्मी है, मुझे बाहर जाना पड़ेगा। बहुत गर्मी लग रही है ना सर। फायर एक्सटिंग्विशर ले आता हूँ मैम, कोई बात नहीं, यही रख दो एक। आप पहले सर थोड़ा आराम करो, आपके दिल का दौरा वापस ना पड़ जाए। एक्सटिंग्विशर उठाया और वहीं फैल गए। सर अगली क्लास में ठीक ठाक आना है आपको। अगली क्लास तो मैं बहुत लेट है यार। चलो यार ठीक है, पता नहीं याद नहीं रखता मैं। चलो ठीक है, बाकी भाई मैम आप पढ़ाओ, आप भाई एनर्जी आप लगे रहो, हम ये नहीं चाहते कैमरे पे हमें नहीं देखना चाहते मैम। सर एसी का प्लीज टेम्परेचर कम करते हुए जाना। ठीक है, बच्चे देखो भगा रहे, कह रहे ये टीवी और उदय भाई को भगाओ यार भाई। चलो ठीक है, बाकी कल सैटरडे को शाम को मैं 5 बजे तुम्हें रिवीजन करा रहा हूँ जितना पढ़ा है सबका, ठीक है। तो बैकलॉग की टेंशन खत्म नहीं। बस सर बस इतना प्रमोशन ठीक नहीं है वैसे। चलो बाय बाय। ओके, हाँ एसी तो करा था मैंने, अब एक बार देख लो आप भी। ओके ठीक है गाइस, तो मुझे बहुत देर से आवाज आ रही थी, सर यहीं बाहर कहीं थे, है ना, सर ने ढूंढ लिया हमारी क्लास को। चलो अभी फिलहाल कंटिन्यू करते हैं। यहां पर हम लोगों ने जर्मनी को यूनिफाई कर दिया है। इतनी आग जो लग रही है बच्चों, मैं तुम्हें बोल रही थी, देखो तुम में मेरी बात पे विश्वास नहीं होगा, लेकिन सर ने खुद बता दिया कि भाई बहुत गर्मी हो रही है हमारे स्टूडियो में,
बहुत गर्मी हो रही है। मेरे को लगता है ये गर्मी इस वजह से हो रही है क्योंकि हमारे कमेंट सेक्शन में इतनी आग बार बार जो लगती रहती है ना बच्चों की, इसलिए हो रही है इतनी गर्मी। चलो बहुत बढ़िया। ऑलराइट। अरे 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 अरे, इतनी आग लगा दी भाई तुमने, तो कमाल ही कर दिया। चलो ओके। स्ट्रॉन्ग एम्फोसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल, जुडिशियल सिस्टम्स इन जर्मनी। अब बच्चों देखो, देश तो बन गया, फॉर्मल तरीके से तो देश बना दिया, जर्मन यूनिफाई हो गया, पूरा जर्मन नेशन स्टेट बन गया, लेकिन देश बनने के बाद भी तो एक चीज करनी होती है। क्या करना होता है मैम? पार्टी नहीं बच्चों, देश के कंप्लीशन के बाद यानी कि नेशनल यूनिफिकेशन के बाद देश के सारे लोगों को ऐसा लगना भी तो चाहिए कि यस वी आर अ पार्ट ऑफ द जर्मन नेशन। हम सभी लोगों के अंदर वो भावना भी तो आनी चाहिए कि हाँ हम लोग जर्मनी के हैं, है कि नहीं? तो यहां पर कमेंट्स 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 कौन है भाई? भैया कोई नहीं है, हमारे कमेंट्स ही दिखना बंद हो गए हमको। कमाल की बात है, इतनी आग लग रही थी कि कमेंट्स ही नहीं दिख रहे अब हमको। कोई बात नहीं, ठीक है। हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, अब क्योंकि कंट्री के अंदर जो कंट्री बनी है, जो नेशन स्टेट बना है, उसके अंदर भी तो भाई सबके अंदर ये भावना लानी जरूरी है कि यस यू आर पार्ट ऑफ जर्मनी। फाइनली सबके अंदर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को भी तो क्रिएट करना है, और इस कलेक्टिव आइडेंटिटी को क्रिएट करने के लिए हम लोग देखते हैं करेंसी, बैंकिंग, लीगल, जुडिशियल सिस्टम एक जैसा बना दिया गया, मॉडर्नाइज करा कि एक ही करेंसी रहेगी, एक ही तरीके से, जैसे जो जुडिशरी है, जो बैंकिंग सिस्टम है, जो लीगल सिस्टम है, दैट विल बी द सेम फॉर जर्मन नेशन। कहीं पर भी कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, कहीं पर भी चीजें अलग नहीं रहेंगी, एक जैसी चीजें रहेंगी। तो जैसे प्रूशिया के अंदर चलता था वैसे ही जर्मनी के अंदर चलेगा, पर सबका जो है सिस्टम एक ही चलेगा, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, बट एक ही सिस्टम। हर जगह जो लीगल सिस्टम है यानी कि कानूनी सिस्टम जो है, जो बैंकिंग सिस्टम है, जो जुडिशियल सिस्टम है, इट विल बी द सेम फॉर द इंटायर नेशन, ठीक है। नाउ ये तो है जर्मन यूनिफिकेशन। अब जरा क्वेश्चंस पे आते हैं, पोल पर आते हैं, और पोल आप अटेम्प्ट करो, तब तक मैं कमेंट ठीक करके आती हूं, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहला पोल आ गया है, ऑटो वॉन बिस्मार्क कौन थे? कौन थे भाई ऑटो वॉन बिस्मार्क? जल्दी से सभी बताएंगे। बच्चों हमारे साथ पता है क्या हुआ है अभी? ये क्या हुआ? बच्चों इतनी आग कि हमारा एसी नहीं चल रहा, फिर चला एसी, फिर लाइट चली गई, फिर फैन नहीं चल रहा, पता नहीं क्या हो रहा है भाई। ओहो, बड़ी गर्मी लग गई आज मैम को। कोई बात नहीं, चलो। तो यहां पे सभी को पता है कि ऑटो वॉन बिस्मार्क का नाम सुनते ही हमको एक ही चीज याद आती है कि ऑटो वॉन बिस्मार्क आर्किटेक्ट हैं हमारे जर्मन यूनिफिकेशन के, और उसी के साथ प्रूशिया के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट। अरे वाह, कम ऑन। शाश्वत, शुभम, उमंग, साई, सिद्धार्थ, श्रेयांश, प्रक्षल, तानिश, बुधादित्य एंड कुणाल एंड हर्षित, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अमेजिंग। जर्मनी ने कौन कौन से देशों के साथ लड़ाई झगड़े करे थे, लड़ाइयां लड़ी थी, ठीक है, याद रखना। 3 वॉर्स ओवर द पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, 7 साल तक 3 लड़ाइयां लड़ी गई थी। कौन से देशों के साथ लड़ी गई थी फटाफट से बता दो। ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, स्पेन, ऑस्ट्रिया, रशिया, टर्की, फ्रांस। जल्दी से बताएंगे, फिर हम अगले देश को जोड़ने के लिए चलने वाले हैं बच्चों, उनको भी यूनिफाई करेंगे, एकजुट करके ही आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी फटाफट। जर्मनी कौन से देशों के साथ लड़ाइयां लड़ ली थी? 3 वॉर्स ओवर द पीरियड ऑफ 7 ईयर्स।
बिल्कुल सही जवाब। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस। करेक्ट 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 आंसर्स दे दिए हैं बच्चों आप लोगों ने, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग। यहां पर हम देखते हैं कुणाल, प्रतीक, उमंग, वासुदेव, प्रक्षल, शाश्वत, अनमोल, सैफ, सना एंड आहान। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आते हैं। हु सपोर्टेड द मोनार्की इन सप्रेसिंग द 1848 रेवोल्यूशन। 1848 में जब लिबरल्स रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे थे बच्चों, उस टाइम पे मोनार्की जो थी, जो राजा थे, उनको किसी ने सपोर्ट करा था। किसने सपोर्ट करा था 1848 लिबरल्स की रेवोल्यूशन को दबाने के लिए? पेजेंट्स ने, वर्कर्स ने, जंकर्स ने, या फिर स्टूडेंट्स ने? हु सपोर्टेड मोनार्की? जल्दी से बताएंगे सभी लोग, फटाफट, जल्दी जल्दी। बच्चों आपको एक बात पता है, कितनी गर्मी में भी चाय कौन पीता है? चाय लवर। चाय ठंडी हो गई। ओके यार, मैं यही बोल रही थी, नो वॉइस, आई नो, आवाज नहीं आई। 1871 में जर्मन एम्परर यानी कि जो राजा जी थे, किसको बनाया गया था? जर्मनी के राजा जी। ओके, बिस्मार्क, नेपोलियन 3, विलियम 1 या फिर गैरिबॉल्डी? Who became the German emperor when the unification was completed? ठीक है, आंसर है डेफिनेटली ऑप्शन सी, केसर विलियम 1, यहां पर बिल्कुल करेक्ट। और देखते हैं किस किसने सही जवाब दिया। बहुत बच्चों ने बिस्मार्क को ही राजा बना दिया। वाओ, आई लाइक द फैक्ट कि बच्चों, जिस इंसान ने इतनी मेहनत करी उसको आपने राजा चुना है। मेरे को लगता है कि आप लोगों का राजा ये थे। माहिष्मती साम्राज्य का आपने राजा खुद से चुन लिया शायद, क्योंकि जर्मनी के राजा तो विलियम 1 ही बने थे। सारा काम बिस्मार्क ने करा था, लेकिन जर्मनी के राजा तो विलियम 1 ही बने थे बच्चों, है ना? तो विलियम 1 इज द करेक्ट आंसर। शाश्वत, प्रक्षल, सत्यम, उमंग, आहान, रौनक, तौसिफ, शुभ, अल्फीशा एंड थाइक्वतल। ओके चलो, अब किसकी यूनिफिकेशन होने वाली है? नेक्स्ट यूनिफिकेशन किसकी होने वाली है? नेक्स्ट नेशन स्टेट किसका बनने वाला है? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मुझे बता दो फटाफट से, जल्दी जल्दी। नेक्स्ट यूनिफिकेशन जर्मनी की तो हो गई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट यूनिफिकेशन किसकी होने वाली है? ठीक है, इटली की। चलते हैं इटली, लेट्स गो टू इटली, लेट्स टॉक अबाउट इटालियन यूनिफिकेशन। ओके, Italian unification. You guys have had Italian pizza, you guys have had Italian pasta, but have you ever talked about Italian unification? Today we are going to talk about Italian unification. All right. बढ़िया है ना बच्चों मैम का इटालियन एक्सेंट? इसी इटालियन एक्सेंट में समझा दूं क्या मैं तुम्हें? चलो आ जाओ। इटली 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 बच्चों, इटली वॉज डिवाइडेड। इटली बहुत ज्यादा हद तक डिवाइडेड था। अगर मैं आपको इटली का मैप दिखाऊं, यहां पर इस तरीके से इटली डिवाइडेड था। एक ये जगह थी, ध्यान से देखना, ठीक है? इस मैप को ध्यान से देखना। इसको हम जूम इन कर सकते हैं क्या? कैसे जूम इन कर सकते हैं? आई थिंक जूम इन तो कर सकते हैं इस तरीके से। हाँ आओ बच्चों, तुम्हें जूम इन करके दिखाऊंगी।
अप्रूव्ड है, नाइस एक्सेंट, नाइस इटालियन एक्सेंट। चलो बच्चों, ये जो आपको छोटी सी जगह दिख रही है किंगडम ऑफ सार्डिनिया, ये वो जगह थी जहां पर, जो इटली के पास थी, बस इतनी सी जगह इटली के पास थी, जहां पे यहाँ के जो राजा थे, कौन थे राजा, राजा का नाम याद रखना, अब दूसरे राजा आ गए। जैसे जर्मनी आपने पहले पढ़ा ना, तो उनके राजा का नाम था केसर विलियम वन, अब है राजा नंबर 2। राजा नंबर 2 कौन है, विक्टर इमैनुअल 2। तो ये जो किंगडम ऑफ सार्डिनिया पिडेमोंट था, यहां पर जो राजा थे विक्टर इमैनुअल 2 वो थे, और सिर्फ यही हिस्सा इटली के पास था। अब विक्टर इमैनुअल 2 को ये ख्याल आता है कि हम भी इटली को यूनिफाई करेंगे, और जितनी जगह हमसे छीन ली गई है उसको हम वापस इटली में लेकर आएंगे, और वी विल मेक इटली ग्रेट अगेन। हम लोग नेशनल यूनिफिकेशन करेंगे। एंड अगेन यहां पर भी जो जिम्मा है वो लिया है यहां के राजा ने, राजा है विक्टर इमैनुअल 2। ओके, नाउ 3 हिस्सों में बच्चों इटली डिवाइडेड था। देखो यहां पे मैं आपको दिखाती हूं। सबसे पहला हिस्सा आप यहां देख सकते हो, ये था नॉर्थ इटली। नॉर्थ इटली आता था ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर में, ठीक है। नॉर्थ इटली यानी कि जो उत्तर हिस्सा है इटली का, उत्तरी हिस्सा है जो इटली का, यह आता था ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग शासन के तहत। सेंट्रल इटली जो था, सेंट्रल स्टेट, देखो यहां पे पेपल स्टेट लिखा है, ये सेंटर इटली था। सेंट्रल इटली पेपल स्टेट था, मतलब यहां पर पोप रूल करते थे। पोप कौन होते हैं, क्रिश्चियन धर्म के जो स्पिरिचुअल लीडर होते हैं उनको पोप बोला जाता है। तो पेपल स्टेट मतलब सेंट्रल इटली में पोप का शासन था। और जो नीचे साउथ इटली था, जिसको किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज भी बोला जाता है, इसका ही नाम है साउथ इटली, यानी कि जो दक्षिणी इटली था इसको किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज बोला गया है। और यहां पे राज था बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन का। फिर से एक बार देखते हैं, सिर्फ यहां पर इटली के पास है सार्डिनिया पिडेमोंट, यहां पे राजा बैठे हैं विक्टर इमैनुअल 2, बाकी पूरा जो इटली है वो डिवाइडेड है। आप यहां देख सकते हो टेढ़ा हो गया इटली, अरे टेढ़ा हो गया, जिगजैग, सीधा करो। नॉर्थ इटली ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, सेंट्रल इटली पोप के पास, साउथ इटली बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन के हाथ में है। तो इस पूरे इटली को पास में लाना है और इसका जिम्मा उठाया गया है विक्टर इमैनुअल 2 यानी कि राजा द्वारा। जरा देखते हैं इटली के अंदर बच्चों 4 हीरो का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले यहां के राजा विक्टर इमैनुअल 2, उसके बाद यहां पे राजा के चीफ मिनिस्टर, जैसे वहां पे बिस्मार्क जी थे ना, यहां पर भी राजा के चीफ मिनिस्टर है जिनका नाम है काउंट केवर। ये वो बारिश में मिलने वाला घेवर नहीं है बच्चों, बारिश के अंदर घेवर मिलता है ना, बड़ा टेस्टी सा घेवर, राइट, ये वो घेवर नहीं है, ये है केवर। ओके, तो राजा के चीफ मिनिस्टर काउंट केवर, उसी के साथ यहां पर गुजिपी मजीनी, मजीनी जी पूरे चैप्टर में भाई मतलब हर जगह दिखेंगे, वाइल्ड कार्ड एंट्री के साथ बार बार आते हैं। गुजिपी मजीनी जो हमारे इटालियन रेवोल्यूशनरी है, तीसरे ये हैं, और चौथे इंसान है गुजिपी गैरिबोल्डी। ये भाई नहीं है दोनों, पर इनके नाम में गुजिपी आता है, गुजिपी मजीनी, गुजिपी गैरिबोल्डी। दीज 4 पीपल यू हैव टू रिमेंबर। अब पूरी कहानी समझो कि होता क्या है। सबसे पहले यहां पे जो राजा है विक्टर इमैनुअल 2 जो सार्डिनिया पिडेमोंट में बैठे हैं, अब इन्हें जो है क्या करना है, इनको इटली को यूनिफाई करना है, इटली को नेशन स्टेट बनाना है। और इटली को नेशन स्टेट बनाने के लिए वो सारा जिम्मा सौंपते हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर काउंट केवर के हाथ में। केवर के हाथ वो सारा जिम्मा दे देते हैं कि यार आप जाओ और इटली को यूनिफाई करो। अब बच्चों जो केवर है, केवर के ना अदाएं कुछ अलग हैं। मतलब केवर जो हैं वो ना तो एक डेमोक्रेट थे, ना तो वो लोकतंत्रता में विश्वास रखते थे, ना ही वो रेवोल्यूशनरी थे, ना ही उनको क्रांति लाने में कोई इंटरेस्ट था। तो ना तो वो डेमोक्रेट थे ना रेवोल्यूशनरी थे, बस वो राजा का जो हुक्म था उसको मान रहे थे। केवर की बहुत गहरी दोस्ती थी फ्रेंच लोगों के साथ में, तो वो उन्हीं से हेल्प मांगते हैं कि आप मेरी मदद करो, हम लोग मिलके लड़ते हैं, और फ्रेंच लोग उनकी मदद भी करते हैं। फ्रेंच के साथ केवर जो है एक अलायंस बनाते हैं, दोस्ती यारी करते हैं और निकल पड़ते हैं जो नॉर्थ इटली है वहां पर। नॉर्थ इटली के अंदर मैंने अभी अभी आपको बताया था कि नॉर्थ इटली में ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर था। केवर वहां पे बच्चों सेना वगैरह लेके जाते हैं फ्रांस के साथ भी, और जाकर वहां पे ऑस्ट्रियन रूलर्स जो थे, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग रूलर्स को हरा देते हैं, और जो नॉर्थ इटली था वो इटली के पास आ गया। मतलब यहां पे विक्टर इमैनुअल 2 को उन्होंने खुश कर दिया नॉर्थ इटली को लाकर। अब गुजिपी मजीनी जो है इनका जिक्र मैं बाद में करूंगी, अब मैं आती हूं गैरिबोल्डी पे। गैरिबोल्डी
ठीक है। गुजिपी गैरिबॉल्डी जो है, गुजिपी गैरिबॉल्डी बहुत सारे आर्म्ड वॉलंटियर्स यानी कि हथियारों के साथ वॉलंटियर्स को लेकर जाते हैं। कहां पे? साउथ इटली में। साउथ इटली का दूसरा नाम मैंने तुम्हें बताया था, क्या है? किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। वहां पर बहुत सारे हथियारों के साथ जनता को लेके जाते हैं। फिर जब साउथ इटली पहुंचते हैं, वहां पे जो पेजेंट्स थे, किसान थे, उनका भी समर्थन इनको मिल जाता है, वो भी इन्हें सपोर्ट करने लगते हैं और सभी का सपोर्ट लेकर वहां पर जो बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन है उनको ये हरा देते हैं, स्पेनिश रूलर्स को डिफीट कर देते हैं और जो साउथ इटली है वो भी इटली के पास आ जाता है। अब बचा क्या? बचा है सेंट्रल इटली। सेंट्रल इटली में तो पोप है ना, क्रिश्चियन धर्म के। अब भाई पोप को जब ये पता चलता है कि लोग तो हथियार वथियार लेकर आ रहे हैं, लड़ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, पोप खुद ही बच्चों अपनी राजगद्दी छोड़ के वहां से निकल लेते हैं। सेंट्रल इटली से खुद ही वो भाग जाते हैं कि ले लो यार, तुम सेंट्रल इटली को भी ले लो। तो अब क्या होता है? पूरा इटालियन यूनिफिकेशन हो जाता है कंप्लीट। तो यहां पर हमारे विक्टर इमानुएल II को अंत में राजा बनाया जाता है। कहां का? इटली का। और विक्टर इमानुएल II करते हैं बल्ले बल्ले शामा शामा, यहां पर वो जीत जाते हैं। ठीक है। अब यहां पर हमारे कमेंट्स हमको नहीं दिख रहे। कमेंट्स हाँ, दिख गए। ठीक है। तो पोप को बच्चों हो जाती है बड़ी टेंशन कि भाई कल को ये मेरे पे हमला करने आएंगे, मेरे पास तो हथियार भी नहीं है, मैं इनसे लड़ूंगा कैसे? तो ये दिख गए। ठीक है। फायर स्पैम। अच्छा बच्चों, मैम को ऐसी बड़ी गर्मी लग रही है। चलो, अब मजीनी जी ने क्या करा होगा? आपको लगता है कि मजीनी जी ने क्या ही कर लिया होगा? लेट्स सी। मजीनी जी जो थे ना बच्चों, आप सभी को पता है इटालियन रेवोल्यूशनरी, क्रांति लाने में विश्वास रखते थे। इनको मेटरनिच ने क्या बोला था? जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताओ। मजीनी जो कि क्रांतिकारी थे, जो रेवोल्यूशनरी थे, इनको मजीनी ने ना कुछ लाइन बोली थी। क्या लाइन बोली थी? आप लोग मुझे याद दिलाओगे। अब मजीनी जी बहुत बारी कोशिश करते हैं रेवोल्यूशन लाने की, इटली को जो है क्रांति दिलवाने की, इटली को नेशन स्टेट बनाने की, लेकिन हर बारी उनकी कोशिश हो जाती है नाकाम। वो नहीं कर पाते, इटली को नेशन स्टेट का दर्जा नहीं दिलवा पाते हैं। एंड दैट इज द रीजन कि विक्टर इमानुएल II को यह जिम्मा संभालना पड़ता है इटली को यूनाइट करने का। ठीक है। मोस्ट डेंजरस एनिमी, बिगेस्ट एनिमी नहीं, मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। ठीक है, ऐसा बोला गया था। चलो, तो यहां पे बच्चों एक बारी सभी बोल रहे हैं कि मैम रिपीट कर दो, तो मैम जरूर रिपीट करेंगे। आप लोगों को ध्यान से सुनना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। रिपीट कर रही हूं मैं, ध्यान से सुनो। देखो, इटली की जब भी बच्चों हम बात करते हैं, इटली के अंदर आपको 4 लोगों का ध्यान रखना है। सबसे पहले विक्टर इमानुएल II, जो कि सार्डिनिया पिडेमोंट राजगद्दी पे बैठे थे। सिर्फ यही पोर्शन जो था सार्डिनिया पिडेमोंट का, ये यहां पर इटालियन रूलर के हाथ में था। नॉर्थ, सेंटर, साउथ, 3 जगहें थी जिनको अभी हमें इटली के पास वापस बुलाना है। नॉर्थ इटली के अंदर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग शासन था, जहां पे काउंट केवर जो चीफ मिनिस्टर है वो सेना के साथ जाते हैं, फ्रेंच लोगों की मदद लेते हैं, सेना को लेके जाते हैं, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग रूलर को हरा देते हैं, नॉर्थ आ गया। साउथ इटली में गुजिपी गैरिबॉल्डी अपने साथ बहुत सारे वॉलंटियर्स को लेकर जाते हैं। जब साउथ इटली में जाते हैं तो वहां पे पेजेंट्स का सपोर्ट भी मिलता है, मिलकर वो सारे लोग बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन को हरा देते हैं, तो साउथ इटली भी आ जाता है। सेंटर में जो पोप बैठे थे वो खुद ही जो है डर के भाग जाते हैं, तो पूरा इटली जो है यूनिफाई हो जाता है। ये सिंपल सी बात है, हम लोगों को जो देखनी है एक बारी फटाफट से एनसीईआरटी में जो लिखा है उसको भी देख लेते हैं। दूसरी बार रिपीट कर दिया, तीसरी बार भी रिपीट कर देती हूँ। चलो आ जाओ, आ जाओ मेरे बच्चों। किधर है? अरे ये तो स्क्रीन हमने हैंग कर दी, पलटा दिया। एक सेकंड, इसको ठीक कर देते हैं, हम इसको ठीक कर देते हैं। ओके, ठीक है। हाँ जी, सार्डिनिया पिडेमोंट की बच्चों हम बात करते हैं। यहां पर इटालियन प्रिंसली हाउस यानी कि राजा, यहां पे शहंशाह, बादशाह बैठे थे। नॉर्थ ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के पास, सेंटर जो है पोप के पास, सदर्न इटली जो है वो बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन के हाथ में था। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। इटालियन लैंग्वेज भी एक कॉमन तरीके से नहीं बोली जाती थी। इटली के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग तरीके से बात करते थे। मतलब जैसे हिंदी भी होती है बच्चों, आप देखते हो कि आप इंडिया के अलग अलग कोने में अगर जाएंगे तो हिंदी को भी एक अलग तरीके से बोला जाता है। जैसे यूपी के अंदर हिंदी अलग तरीके से बोली जाती है, बिहार के अंदर भी अलग तरीके से हिंदी को बोला जाता है ना। तो इस तरीके से इटली के अंदर भी जो इटालियन भाषा थी उसको सेम तरीके से नहीं बोला जाता था, अलग अलग तरीके से रीजनल वेरिएशंस एग्जिस्ट करती थी। अब होता क्या है, हम लोग देखते हैं, अरे मजीनी जी आ गए। 1830s में गुजिपी मजीनी एक कोहेरेंट प्रोग्राम बनाते हैं।
बड़ा सोच विचार करके एक प्रोग्राम बनाते हैं कि इटली को यूनिफाई करना है, इटली को हम लोग एक नेशन स्टेट बनाने वाले हैं। उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई थी, यंग इटली, जिससे वो अपने गोल्स को डेसिमिनेट, मतलब अपने उद्देश्य तक पहुंचना चाहते थे, अपने गोल को कंप्लीट करना चाहते थे। गोल क्या था? गोल था उनका यूनिफिकेशन, कि इटली को यूनिफाई करना है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली का जो गोल था, इसको ये पूरा करना चाहते थे। इस वजह से इन्होंने यहां पे जो सीक्रेट सोसाइटी है यंग इटली, उसको भी क्रिएट करा था। फेलियर ऑफ रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग, लेकिन बच्चों 2 बारी कोशिश करते हैं ये क्रांति लाने की, विद्रोह करने की। अपराइजिंग क्या होता है? विद्रोह। विद्रोह की कोशिश करी जाती है 1831 में भी, 1848 में, लेकिन दोनों ही बारी वो फेल हो जाती हैं। कोशिश तो करी लेकिन कोशिश नाकाम हो गई। तो फेलियर के बाद में अब सारा मैंटल, मतलब सारा जो जिम्मा है वो राजा के ऊपर आ गया। सार्डिनिया पिडेमोंट के जो राजा है किंग विक्टर इमैनुअल II, उनके ऊपर पूरा जिम्मा आ गया कि अब आप ही को करना है राजा जी, कुछ हमसे तो नहीं हो पाया। मजीनी जी के बाद हम चलते हैं, यहां पर आ गए हमारे काउंट केवर, चीफ मिनिस्टर केवर, जिनको मूवमेंट का जिम्मा सौंपा जाता है कि आपको जो है ना इटली को यूनिफाई करना है। राजा ने बोला अपने चीफ मिनिस्टर को बुला के, केवर जाओ इटली को यूनिफाई करो। लेकिन केवर जो थे, ना तो वो रेवोल्यूशनरी थे, ना तो वो क्रांति में विश्वास रखते थे, और ना ही वो लोकतंत्र में विश्वास रखते थे। तो फिर क्या करते थे? वो बस अपना काम करते थे, राजा की आज्ञा का पालन करते थे। तो केवर बच्चों यहाँ पे बहुत ही वेल्दी एजुकेटेड मेंबर्स जो होते थे इटली के, इटालियन एलीट, इटली के अमीर लोगों की तरह, ठीक है, केवर भी क्या करते थे? फ्रेंच भाषा ज्यादा बेहतर तरीके से बोलते थे। मैंने आपको बताया था कि जो यूरोप के एलीट लोग थे, यूरोप के जो बहुत अरिस्टोक्रेट्स थे, रिच पीपल जो थे, वो लोग फ्रेंच भाषा में बात करते थे। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे केवर भी बच्चों फ्रेंच भाषा ज्यादा बेहतर तरीके से बोलते थे। टैक्टफुल, बहुत समझदारी, सूझबूझ से यहां पर वो एक डिप्लोमेटिक अलायंस बनाते हैं, फ्रेंच लोगों के साथ बातचीत करते हैं और एक अलायंस यानी कि दोस्ती यारी करते हैं फ्रांस के साथ, और सार्डिनिया पिडेमोंट सक्सीड हो जाता है इन डिफीटिंग दी ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859। और बच्चों फाइनली केवर मदद लेते हैं फ्रांस के लोगों की, और फाइनली जाकर ये इस अलायंस के थ्रू, मतलब ये दोस्ती यारी के थ्रू जाके लड़ते हैं नॉर्थ इटली में, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग फोर्सेस को हराते हैं, नॉर्थ इटली अपने कब्जे में ले लेते हैं। उसके बाद क्या होता है? गुजिपी गैरिबाल्डी, बहुत सारे आर्म्ड वॉलंटियर्स, यानी कि खुद से लोगों ने वॉलंटियर करा था कि हम लड़ने जाएंगे, हमें भी लेके चलो, हमें लड़ना है। आर्म्ड वॉलंटियर मतलब हथियार लेके लोग निकले थे गुजिपी गैरिबाल्डी की लीडरशिप में। 1860 में ये लोग साउथ इटली में जाते हैं, जिसको किंगडम ऑफ द 2 सिसिलीज बोला जाता था। यहां पर ये लोग वहां के पेजेंट्स यानी कि वहां के किसानों का समर्थन लेते हैं, किसान भी इनके साथ मिल जाते हैं, एंड फाइनली ये लोग वहां के जो स्पेनिश रूलर्स थे, आपको मैंने बताया था बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, स्पेनिश रूलर्स को भी भगा देते हैं। बाय 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 बाय, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे, चलते चलते भगा देते हैं और गुजिपी गैरिबाल्डी नाम रोशन करते हैं यहां पर। और अल्टीमेटली बच्चों यहाँ पे विक्टर इमैनुअल II को 1861 में इटालियन यूनिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद यूनाइटेड इटली का राजा बना दिया जाता है। तो इटली welcome the new king. Who is the new king? The new king is Victor Emmanuel II. Victor Emmanuel II become the new king of Italian country, nation state. Now what happened? बच्चों अब यहां बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, चलो मैं आपको समझाती हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग। देखो, आप लोगों को मैंने अभी बताया कि गुजिपी गैरिबाल्डी साउथ इटली में जाते हैं, और साउथ इटली के अंदर वहां के जो पेजेंट्स थे साउथ इटली के, वो भी गैरिबाल्डी को सपोर्ट करने लगते हैं। अब ये लोग जब लड़ते थे बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन के साथ में, तो ये ना एक नारा लगाया करते थे। नारा था ला तालिया ला तालिया ला तालिया, जिसका मतलब होता था इटली, मतलब ये लड़ रहे हैं ना इटली के लिए, तो नारा लगता था ला तालिया ला तालिया ला तालिया। अब भाई जो पेजेंट, बेचारा भोला पेजेंट, उस पेजेंट को, वो पेजेंट जो है वो इलिटरेट थे, ठीक है, वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें मतलब ही नहीं पता था कि ला तालिया का मतलब क्या है। उन्हें लगता था कि ये जो नारा हम लगा रहे हैं ला तालिया, ये शायद राजा जो है विक्टर इमैनुअल, उनकी बीवी है, उनका नाम है ला तालिया, और हम इसी बीवी को छुड़ाने के लिए लड़ रहे हैं। ये जो बीवी है राजा की विक्टर इमैनुअल की, इसको बंद कर रखा है बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन ने, और हम इन्हीं की बीवी को छुड़ाने के लिए लड़ रहे हैं। तो वो लड़ तो रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। वो बस भाई जोर शोर से नारा लगा रहे हैं ला तालिया ला तालिया।
एंड दे ऑल वर थिंकिंग कि दिस इज द वाइफ ऑफ विक्टर इमैनुअल, जिसको बंदी बना के बर्बन किंग्स ने रख रखा है, और हम इनकी बीवी को छुड़ाएंगे, है ना, रानी को वापस लेके आएंगे हम। तो इस तरीके से दे वर जस्ट फाइटिंग, बट दे डिड नॉट नो कि व्हाट आर दे फाइटिंग फॉर। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल है, एनसीईआरटी में मेंशन की गई है। क्यों मेंशन की गई है? आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल है। अब जो है इटली को भी यूनिफाई कर दिया है, तो तालियां बजनी चाहिए एक बारी, ला तालिया, ला तालिया। हमारे लिए तो तालियां क्या है? ला तालिया। उनके लिए ला तालिया क्या है? उनकी बीवी। और इटली वालों के लिए ला तालिया है इटली। नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन, हु बिकेम द किंग ऑफ यूनिफाइड इटली इन 1861? जब इटली यूनिफाई हो जाता है, जब इटली पूरा नेशन स्टेट बन जाता है, तो यहां के राजा कौन बनते हैं? कौन बनते हैं राजा? गैरिबॉल्डी, मजीनी, विक्टर इमैनुअल II या फिर केवर? कौन बनते हैं राजा? बाहुबली। चलो बहुत बढ़िया यार, यस 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 यस, ला तालिया। विक्टर इमैनुअल II बन जाते हैं राजा। बहुत सही यार, बहुत सही। स्टॉप द पोल, स्टॉप द पोल, आवर चिल्ड्रन हैव आंसर्ड, यस, अमेजिंग। शाश्वत, पावनी, प्रतीक, कुणाल, बुधादित्य, उमंग, आहाना, दीपांशु, अनमोल एंड मानहा। ओके, चलो नेक्स्ट। Who was the chief minister of Sardinia Piedmont? बच्चों, सार्डिनिया पिडेमोंट जो इटालियन प्रिंसली हाउस था, जहां राजा बैठते थे भाई, वहां के चीफ मिनिस्टर कौन थे? मजीनी, गैरिबॉल्डी, काउंट केवर या नेपोलियन? Who was the chief minister of Sardinia Piedmont? जल्दी जल्दी, फटाफट से। फटाफट, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट। अमेजिंग। तो चीफ मिनिस्टर सार्डिनिया पिडेमोंट के एक ही व्यक्ति है इनमें से, और उनका नाम है काउंट केवर। द किंग कैन काउंट ऑन केवर। ऐसे बच्चों आपने इंग्लिश में सुनी है ना कि आई कैन काउंट ऑन यू, मतलब मैं तुम पे भरोसा करती हूं। तो यहां पे विक्टर इमैनुअल II भी बोल सकते हैं केवर को कि आई कैन काउंट ऑन यू केवर, बिकॉज तुमने जो है ना घेवर से भी ज्यादा बढ़िया काम करके दिखाया है। तुमने नॉर्थ इटली को हमारे पास तुम लेकर आए हो, बहुत अमेजिंग वर्क यू हैव डन। बहुत बढ़िया, दिखाओ। ओके, उमंग, सत्यम, सैफ, कुणाल, तौसिफ, राघव, तवीन, शौर्य, ओम एंड काशवी। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। चलिए नेक्स्ट, हु लेड द वॉलंटियर आर्मी? जो पूरी वॉलंटियर आर्मी जा रही होती है हमला करने के लिए साउथ इटली में, इसके लीडर कौन थे? केवर, गुजिपी गैरिबॉल्डी, नेपोलियन या फिर विक्टर इमैनुअल? जल्दी से बताओ, फटाफट फटाफट फट फट फट, जल्दी। Who was it? ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज, बिल्कुल सही, वॉलंटियर आर्मी को लीड कर रहे थे हमारे गुजिपी गैरिबॉल्डी। बहुत ही अमेजिंग, वेरी वेरी गुड। हाँ बच्चों ने ना जो दिखा उस पे बस, अरे यही होगा बंदा। चलो, तौसिफ, कुणाल, अक्षत, उमंग, संजीव, शाश्वत, स्वयं, आहान, तानिश एंड सुमैया। बहुत अमेजिंग। चलिए नेक्स्ट, वाइवर पेजेंट्स, जो पेजेंट्स बच्चों सपोर्ट कर रहे थे साउथ इटली में, उनको नेशनलिज्म के बारे में पता नहीं था। दे वर अनअवेयर। वाई वर दे अनअवेयर? वो ला तालिया का नारा क्यों लगा रहे थे? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ लीडर्स, बिकॉज ऑफ हाई इलिटरेसी, बिकॉज नो वॉर्स और बिकॉज ऑफ नो लैंग्वेज। क्यों वो लोग ला तालिया नारा लगा रहे थे भाई? उन्हें पता ही नहीं था कि हम किस लिए लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, क्यों नहीं पता था? वाई? बहुत हंसी आ रही है ना ला तालिया पे तुम लोगों को।
मैं देख रही हूं हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही हंसी। चलो भोले थे यार वो लोग, दे वर वेरी भोले। ठीक है, उनको पता ही नहीं था कि व्हाट आर दे फाइटिंग फॉर, उनको नेशनलिज्म का नहीं पता था, उनको ये नहीं पता था कि हम किसी कंट्री के यूनिफिकेशन के लिए लड़ रहे हैं। उन्हें बस ये लग रहा था कि ला तालिया जो है राजा की बीवी है जिनको कब्जे में रखा है, इनको हमें छुड़ाना है। और दिस इज बिकॉज ऑफ द हाई इलिटरेसी, वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, दैट इज व्हाई दे डिड नॉट नो। यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अरे नो लैंग्वेज, ये आंसर क्यों दिया आपने, नो लैंग्वेज, ये कैसा आंसर है? ओके, शाश्वत, प्रतीक, उमंग, तौसिफ, अंजलि, कुणाल, सौरभ, हर्षुल, सैफ एंड तवीन्स। ऑल राइट, चलिए बच्चों, आई नो कि आप लोग बोलोगे कि मैम क्लास खत्म कर दो मैम। देखो, आज की क्लास हम यहीं पे एंड कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको मेरे से एक प्रॉमिस करना होगा। क्या प्रॉमिस करोगे आप लोग? मैं अभी करवाऊंगी प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करवाऊंगी, फिर मैं जल्दी छोड़ दूंगी। बताओ, प्रॉमिस करोगे? यस बच्चों, इटली 7 पार्ट्स में डिवाइडेड था। यस, दैट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन। प्रॉमिस करोगे? चलो, प्रॉमिस ये है कि अब जो नेक्स्ट क्लास होगी, बिकॉज हमारी नेक्स्ट क्लास इसी चैप्टर पे होगी क्योंकि खत्म तो नहीं हुआ है, तो जो नेक्स्ट क्लास होगी वो क्लास बहुत लंबी होगी और उसमें आप लोग एंड एंड नहीं लिखोगे क्योंकि वो क्लास लंबी होगी। सो यू गाइज हैव टू प्रॉमिस कि आपने जर्मनी इटली को तो यूनिफाई करा है, ब्रिटेन को यूनिफाई करना, एलिगरी की बात करना और नेशनलिज्म इंपीरियलिज्म की बात हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड नेक्स्ट क्लास लंबी क्लास होगी भाई, लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की, तो इट विल बी अ लॉन्ग क्लास एंड यू कैन नॉट से एंड 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 नहीं, ठीक है? फिर उस क्लास में ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो तुम लोगों की रिक्वेस्ट पे उस क्लास में अब तुम्हें ज्यादा पढ़ना ही पड़ेगा। इट विल बी अ लॉन्ग क्लास गाइज। ओके, तो तैयार रहना इस चीज के लिए। फिर उस दिन मेरे को मत बोलना कि मैम आज इतनी देर कैसे हो रही है मैम, टाइम तो देखो थोड़ा, है ना? ठीक है, चलो एक बेसिक सी चीज बता देती हूं, देन वी विल एंड द क्लास। ठीक है, एक बेसिक सी चीज बता देती हूं। देखो, इसके बाद वी विल एंड, हम ये टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट एक बेसिक सी चीज बताती हूं। देखो, ये सब क्या है बच्चों? दीज आर द ब्रिटिश आइल्स। ओके, गिव मी 5 मिनट्स मोर। ब्रिटिश आइल्स मतलब ये पूरा आइलैंड है जिसको ब्रिटिश आइल्स बोलते हैं। यहां पर आप देख रहे हो आयरलैंड भी है, स्कॉटलैंड भी है, इंग्लैंड भी है, वेल्स भी है। अब होता क्या है, मैं आपको पूरी कहानी अगर शॉर्ट में बताऊं, इंग्लैंड के अंदर जो पार्लियामेंट थी उसने मोनार्की से पावर छुड़ा लिया, मतलब राजा से पावर छुड़ा लिया। किसने? जो मोनार्की थी उससे पावर किसने छुड़ा ली? यहाँ की पार्लियामेंट ने। अब पार्लियामेंट के पास पावर आ गई, उसके बाद ये इंग्लैंड जो है बहुत पावरफुल हो जाता है और ये अपने साथ स्कॉटलैंड और वेल्स को भी ले लेता है और ये तीनों मिल जाते हैं। ठीक है, इन तीनों के पीछे एक अग्रीमेंट साइन होगा, उसके बाद ये तीनों मिल जाएंगे। उसके बाद यहां पर एक और दिक्कत होती है, दैट वाज ऑफ प्रोटेस्टेंट्स वर्सेस द कैथोलिक्स। बेसिक सी चीज बता रही हूं, प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स कौन होते हैं? जैसे आपने देखा होगा कोई धर्म होता है, उस धर्म के अंदर कितनी अच्छी बात हो रही है ना हमारे साथ कि हमारी क्लास अब एंड होने वाली है और अभी एकदम से ठंडा हो गया है हमारा ये रूम, स्टूडियो बिल्कुल ठंडा हो गया है। जो स्टार्टिंग में हमें पसीने आ रहे थे अब बिल्कुल ठंडा हो गया है, यहाँ पे ठंडक आ गई है। बच्चों देखो, यही होता है, ज्वालामुखी जब तक क्लास में ना तब तक गर्मी रहती है और जब ज्वालामुखी के जाने का टाइम आ जाता है ना तो क्लास भी ठंडी हो जाती है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। प्रोटेस्टेंट्स कैथोलिक्स क्या है? जैसे कोई भी धर्म होता है तो उसके अंदर अलग अलग सेक्ट होते हैं। जैसे आपने इस्लाम धर्म में सुना होगा शिया, सुन्नी, है ना, श्वेतांबर, दिगंबर आपने सुना होगा जैनिज्म के अंदर। अब यहां पर आप देखो, प्रोटेस्टेंट्स कैथोलिक्स क्या है? ये क्रिश्चियन धर्म के अलग सेक्ट है। कैथोलिक्स वो लोग हैं जो पुराने धर्म की जो प्रैक्टिसेस है उसमें मानते हैं और प्रोटेस्टेंट्स वो सेक्ट है जो कि क्रिश्चियनिटी धर्म को चेंज करना चाहता था, उसमें बदलाव लाना चाहता था। तो इस तरीके से ये दो अलग सेक्ट है। अब इंग्लैंड के अंदर जो लोग पावर में आते हैं वो थे प्रोटेस्टेंट्स और ये प्रोटेस्टेंट्स अपना सपोर्ट आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट्स को देते हैं और प्रोटेस्टेंट्स को ये बोला जाता है कि आप इस पूरे आयरलैंड में अपना दबदबा जमा लो।
इस चीज को फिर अपोज करते हैं वहां के कैथोलिक्स, लेकिन अल्टीमेटली नदर्न आयरलैंड भी इनके कब्जे में आ जाता है। कब्जा तो नहीं बोलूंगी, इनके नेशन स्टेट का पार्ट बन जाता है। और फाइनली जाकर अगर आज मैं आपको बताती हूं, जब हम बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की, यूके की जब मैं बात करती हूं, उस यूके के अंदर पता है क्या क्या है? उस यूके के अंदर स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स प्लस नदर्न आयरलैंड, ये चारों जगहें मिली हुई हैं, दैट इज यूनाइटेड किंगडम। तो अल्टीमेटली बच्चों दिस इज यूनाइटेड किंगडम, जिसका जो फॉर्मेशन है नेशन स्टेट का हमें पढ़ना है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सॉन्ग बताओ यार, फरमाइश करो अपनी। एक तो मैं इतना बुरा गाती हूं बच्चों, उस दिन किसी बच्चे ने ना मेरे को अपनी स्टोरी में टैग कर दिया था, मैं वो सुन नहीं पाई, मतलब मैं वो गाना अपने कि मैं गा रही हूँ ये सुन नहीं पा रही थी। लेकिन कोई नहीं, आप लोग इतना बोल रहे हो तो मैं बुरा ही गाती हूँ, मैं गा दूंगी गाइस। बताओ तुम कौन सा गाना सुनोगे? क्लास एंड कर रही हूँ, गाना सुनाऊंगी ना। एक तो दिख भी तो नहीं रहा मैम को। हुण ते रोज तेनू चांदे चांदे, तेरे हुस्न ते मरदे सी रोज, की करिए सजना बोल। यार ये गाना मुझे बस इतना ही आता है, झोल। और कौन सा गाना? लुट ले गया। यार कोई गाने वाला गाना बताओ यार। डोरेमोन? हाँ, डोरेमोन वाला गाना गा देती हूँ। क्या था डोरेमोन वाला गाना यार? मैंने लास्ट ईयर तक गाया, मैं गाना भूल गई हूँ। डोरेमोन डोरेमोन है बड़ा प्यारा दोस्त हमारा डोरेमोन। हेलीकॉप्टर ऐसे ऐसे करके कुछ उसमें बोलते ना। हाँ हाँ हाँ, मैं हूं एक उड़ता रोबो डोरेमोन, आसमां को छू लूं, तितली बन उड़ूं। और कौन सा गाना है? और बताओ, और 3-4 और भी गवा लो मेरे से। देख देख शर्मांदी फिरुसू, वो मेरे को आता तो नहीं है इतने अच्छे से। यार ये बैरन सॉन्ग मुझे नहीं आता बच्चों। आई नो इट्स अ वेरी ट्रेंडी सॉन्ग, बट मेरे को इसके लिरिक्स नहीं आते हैं। और जितने तुम गाने लिख रहे हो मेरे को उसके भी लिरिक्स नहीं आते हैं। तो गा दिया यार, मैंने गा दिया। इतने आज के लिए इतना गाना काफी है, काफी है इतना। ठीक है, मजबूरी, ये कौन सा गाना है? साहेबा दिल ना किराए का, थोड़ा तो संभालो ना, नाजुक है ये टूट जाता है। ठीक है, चलो चलो गाइस, आज का सिंगिंग कंपटीशन और आज की क्लास यहीं पे ही समाप्त होती है। और भी गाने हैं ना, और भी गाने लेकर आइएगा, अगली क्लास में गाएंगे। और अगली क्लास याद रखना हमारी लास्ट क्लास इस चैप्टर की होने वाली है, जिसमें हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अलॉन्ग विद दैट, क्या आप बच्चों को इस चैप्टर के पिक्चर्स भी देखनी है? पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस तो नहीं, बट अगर बच्चों जो इंपॉर्टेंट पिक्चर्स हैं इस चैप्टर की, एक्सेप्ट द फ्रेडरिक सोरू पेंटिंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फ्रेडरिक सोरू पेंटिंग के अलावा आज मैंने आपको एक और पिक्चर यहाँ पे दिखाई थी, ये वाली। आप लोग भूल गए होंगे लेकिन मैं दिखा देती हूँ वो पिक्चर, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाली। ठीक है, तो ये भी हमने देखी है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाली ये पिक्चर है जिसमें ऊपर जर्मेनिया आपको दिख रही है। तो ये वाली पिक्चर है यार। और भी जो 2-3 पिक्चर्स इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, वो भी मैं लेकर आऊंगी लास्ट क्लास में। तो बी प्रिपेयर्ड गाइस फॉर अ लॉन्ग क्लास। ज्वालामुखी, उस दिन अपना जो ज्वाला है बरकरार रखना। ठीक है, एक लंबा क्लास होने वाला है हमारा, लास्ट वाला क्लास इस चैप्टर का। बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक सारी एनर्जी गेन करके आ जाओ और हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद गाइस, आप लोग जितना प्यार देते हो, है ना, तो मैं बिल्कुल आई एम सो थैंकफुल, सो ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ इट। एंड प्लीज इसी तरीके से, इसी जोश को बरकरार रखना। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे पूरे साल। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि इट्स नॉट जस्ट वन क्लास, इट इज थ्रू आउट द ईयर। हमें इसी जोश को बरकरार रख के पढ़ाई करनी है ना। और है ना, ये मैम ने तो आज बात मान ली हमारी। चलो ठीक है, तो आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। मेरे लिए हर बच्चा उतना ही प्यारा है, मतलब एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ मी, एवरीवन
आई लव यू गाइज. ओके, सो एक बारी बच्चे बोल रहे हैं कि फाइनल लीडर बोर्ड मैम एक बारी दिखा दो. यस. अरे यूपी, ये मेरा नाम किसने लिख दिया? यूपी. मैं जीत गई क्या? उमंग पोल लीडर. यस यार, ये सही में, ये देखो, दिस इज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन. इन्होंने अपना नाम ही पोल लीडर रख रखा है, एंड ही इज द फर्स्ट वन. ओके, फिर है हमारे शाश्वत. ओके, एंड तौसिफ को मैं पहले से जानती हूँ. तौसिफ के साथ मैंने शायद वीडियो कॉल पे बात भी कर रखी है. ओके, आरुषि, रौनक, आदित्य, अनय, सुमेरा, हुजैफा एंड हर्षित. तो दीज आर द टॉप 10 पीपल ऑफ आर पोल टुडे. लेकिन यार मैं आपको एक बात बता देती हूँ बच्चों, पोल में चाहे आपकी रैंकिंग कुछ भी हो, इट डज नॉट डिफाइन एनीबडी. आप लोग बस पोल में कंसिस्टेंट रहो, आंसर्स देते रहो, चाहे सही है चाहे गलत है. आपका इससे रिविजन होता है एंड आप चीजें सीख कर जाते हो. तो आज आई होप कि आप लोग जर्मनी और इटली को बहुत अच्छे से सीख गए हो. ला तालिया के नारे लगाएंगे अब हर क्लास में, ठीक है, हम लोग भी. और मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में. थैंक यू सो मच. लव यू गाइज, लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू. क्या मेरा प्यार वहां तक पहुंच पा रहा है? यहां तक, यहां तक, यहां तक. लव यू ऑल. बाय बाय गाइज.